हेलो एवरीवन, ग्राफ थ्योरी के आज हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये जो ट्रीज़ वाले टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्राफ थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो होता है वो होता है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, बी और ई। वर्टिसेस को नोड्स भी बोलते हैं। वर्टिसेस क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं वर्टिसेस, और इनको जो लाइन्स कनेक्ट कर रही हैं ये E1 E2 E3, ये हैं एजेस। साइज ऑफ ग्राफ क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे एक ग्राफ में वही उसकी साइज होती है। जैसे इस वाले ग्राफ में 6 एजेस हैं तो इसलिए इस ग्राफ की साइज हो जाएगी 6। लूप क्या होता है, जो सेम वर्टेक्स को उसी से कनेक्ट करता है। जैसे कि डी के अंदर यहाँ पे ये E6, इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं, डी ई है, तो ये एक लूप है। देन मल्टीपल एज को पैरेलल एजेस भी बोलते हैं। वो एजेस जिनके सेम एंड पॉइंट्स हों, जैसे बी और सी को E4 और E5 दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, तो E4 और E5 जो हैं ये पैरेलल एजेस कहलाएंगे। सिंपल एज क्या होगा, जैसे कि E1 दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला एज जो होगा वो सिंपल एज होता है। E2 E3 ये सिंपल एजेस हैं। E4 और E5 सिंपल एज नहीं है क्योंकि ये पैरेलल एजेस हैं, ये लूप है इसलिए ये भी सिंपल एज नहीं है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, एक वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस इंसिडेंट है वो होती है उसकी डिग्री। जैसे कि ए के ऊपर एक कितने E1 E2 दो एजेस जा रहे हैं इससे, तो ये इसकी डिग्री हो गई 2। ये डी की डिग्री भी 2 है, बी की 3 है, सी की 3 है। तो इस तरीके से ये डिग्री ऑफ एजेस हो गया। इवन और ऑड वर्टिसेस, एक वर्टेक्स जिसकी ऊपर नंबर ऑफ वर्टिसेस जो इंसिडेंट है वो इवन है, अगर जैसे कि ए के ऊपर E1 E2 दो एजेस जा रहे हैं तो 2 इवन होता है नंबर। दैट मीन्स ए की जो डिग्री है वो इवन वर्टेक्स है। ये डी इवन वर्टेक्स है, बी और सी ऑड वर्टिसेस हैं क्योंकि ये 3 है इनकी डिग्री। डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होती है, ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिग्रियाँ हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिस हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स होगा वही डिग्री होगी ग्राफ की। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो इसलिए ग्राफ की डिग्री हो जाएगी 3। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले नल ग्राफ। नल ग्राफ को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरीके का ग्राफ होगा जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्टिसेस होंगे लेकिन एजेस एक भी नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, इसके अंदर 3 वर्टिसेस हैं लेकिन एक भी एज नहीं है, तो ये एक नल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ को स्ट्रिक्ट ग्राफ भी बोलते हैं। ये ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो कि अनडायरेक्टेड हो और उसके अंदर ना तो कोई लूप हो और ना ही मल्टीपल एजेस हो। मतलब अनडायरेक्टेड का मतलब देखो, यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर एरो दिया हुआ है, डायरेक्शन दिए हुए हैं एजेस के, तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। अब ये वाला देखो, इनमें कोई डायरेक्शंस नहीं दिए हुए एजेस के, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गए। तो ऐसा ग्राफ जो अनडायरेक्टेड हो और उसमें कोई लूप और मल्टीपल एज नहीं हो, तो ये वाला ग्राफ देख सकते हैं हम। इसके अंदर अनडायरेक्टेड है, लूप्स भी नहीं है, मल्टीपल एजेस भी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सिंपल ग्राफ का या स्ट्रिक्ट ग्राफ का। ये वाला जो नल ग्राफ है ये भी एक सिंपल ग्राफ का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एजेस ही नहीं है, तो अनडायरेक्टेड ही है, लूप्स नहीं है, मल्टीपल एजेस नहीं है। मल्टी ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर या तो एक लूप हो या फिर कम से कम एक पैरेलल एज हो। तो ये वाला एग्जांपल देखो, इसके अंदर पैरेलल एजेस हैं, सो ये वाला जो ग्राफ है ये है एक मल्टी ग्राफ। देन सूडो ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मल्टीपल एजेस भी होते हैं और ये लूप्स भी होती हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस ग्राफ के अंदर लूप भी दी हुई है डी पे और यहाँ पे पैरेलल एजेस भी हैं बी और सी के बीच में, तो ये जो ग्राफ है ये एक सूडो ग्राफ का एग्जाम्पल है और ये मल्टी ग्राफ का एग्जाम्पल भी है। डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ मैंने अभी आपको बताया। एरोस के अंदर अगर डायरेक्शन दिए हुए हैं तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर नहीं दिए हुए हैं तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, देखो जैसे कि ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में, अलग अलग नहीं है, राइट। लेकिन इस वाले ग्राफ को देखो, इसके अंदर ए बी तो आपस में कनेक्टेड है लेकिन ये ए बी और ये डी सी इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये जो ग्राफ है वो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है और ए बी कनेक्टेड कंपोनेंट है इसका और ये सी डी भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहलाते हैं। डिसकनेक्टेड ग्राफ के ये जो अंदर ये जो सब ग्राफ्स हैं ये इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं और ये खुद एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ये ध्यान रखना। और ये जो है ये कनेक्टेड ग्राफ्स हैं। ये वाला जो है नल ग्राफ ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि अलग अलग हैं, एजेस नहीं कनेक्ट कर रहे हैं इनको, एजेस है ही नहीं तो कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ।
अगर हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स कोई भी दूसरा वर्टेक्स है ग्राफ में, उस तक पहुंचने का एक पाथ है अवेलेबल, तो वो कहलाता है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। और अगर पाथ अवेलेबल नहीं है तो वो कहलाता है वीकली कनेक्टेड ग्राफ। कैसे पता चलेगा, देखो जैसे कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देख सकती हूँ कि मैं किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स तक पहुँच सकती हूँ। जैसे मैं ए से बी, ए से सी, एरोस के डायरेक्शन ध्यान रखना है, ए से डी तक जा पा रहे हैं, ए बी सी डी से, फिर ए से ई तक जा सकती हूँ क्या मैं, ए बी डी ई, इस तरह से ई तक जा सकती हूँ। मतलब इस तरीके से, या मैं कोई भी वर्टेक्स उठा के देख लूँ, उनके बीच में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए, तो वो पाथ, इसलिए ये जो ग्राफ है हमारा वो कहलाएगा स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। अब वीकली कनेक्टेड ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कनेक्टेड तो है, अब ये वीकली कनेक्टेड क्यों है। सपोज ए से मुझे जाना है बी तक, तो मेरे पास ए से बी पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। दोनों एजेस जो हैं बी से ए पे आ रहे हैं, लेकिन ए से बी पे कोई एज नहीं जा रहा, तो ये एक वीकली कनेक्टेड ग्राफ हो गया। क्योंकि हर वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स को उठा के देख लो, उनके बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करना ज़रूरी है अगर वो ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो। ओके देन कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि जितने भी पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उनके बीच में सिर्फ एक सिंगल एज ही हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ए और सी के बीच में सिंगल एज है, इनमें जितने भी वर्टिस पेयर्स हैं उनके बीच में सिंगल एजेस ही हैं, तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है। ये वाला देख लो, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स पेयर के बीच में सिंगल एजेस ही हैं, तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ मतलब एक साइकिल फॉर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रही है ए बी सी ए, साइकिल फॉर्म हो रही है, तो ये एक साइक्लिक ग्राफ हो गया। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, जितने भी वर्टिसेस होते हैं उनकी सबकी डिग्री सेम होती है, तो ये देख लो यहाँ पे इन सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम है, तो ये एक रेगुलर ग्राफ है। देन ये देखो, ये भी एक रेगुलर ग्राफ है क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है, ए की भी 2 है, सी की भी 2 है, बी की 2, डी की 2, तो ये एक रेगुलर ग्राफ है। ये एक रेगुलर ग्राफ नहीं है, क्यों, क्योंकि सी की डिग्री 1 है और ए की डिग्री 2 है, सो ये रेगुलर ग्राफ नहीं होगा। बायपार्टाइट ग्राफ। बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, सपोज हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम उसके अंदर उसके वर्टिसेस को इस तरीके से दो सेट्स के अंदर डिवाइड कर सकें, डिसजॉइंट सेट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड किया जा सके उसको, सच दैट कि जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर आपस में जितने भी वर्टिसेस पेयर हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब एक कोई भी एज नहीं हो उनके बीच में, और दूसरे वर्टेक्स सेट के अंदर भी आपस में जितने भी एजेस हैं उनके बीच में कोई आपस में एज नहीं होना चाहिए, आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कनेक्शन कैसे होगा, जैसे फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के बीच में ही एजेस हो सकते हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक बायपार्टाइट ग्राफ है। कैसे है ये बायपार्टाइट ग्राफ, देखो सपोज V1 है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो कौन से, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस हैं। अब हम इसको पहले वर्टेक्स सेट में V1 के अंदर हम ले लेते हैं, सपोज ए को हमने डाल दिया V1 के अंदर, ठीक है। तो अब ए से जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं वो V1 के अंदर नहीं आ सकते, तो कौन से हैं वो कनेक्टेड एजेस, सी हमारा V1 में नहीं आ सकता, तो हम V2 के अंदर डाल देते हैं सी को, ये V2 के अंदर आ गया हमारा सी, ठीक है। और डी बी से कनेक्टेड है, क्या हम डी को V2 में डाल सकते हैं, डी को हम V2 में तभी डाल सकते हैं अगर वो इससे कनेक्टेड ना हो तो, हाँ डी सी से कनेक्टेड नहीं है तो हमने डी को भी V2 में डाल दिया, ठीक है। तो V2 के अंदर हमारे हो गए सी और डी। अब बी बचा हमारा, क्या हम बी को V1 में डाल सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि ये ए से कनेक्टेड नहीं है, तो देख लो V1 के अंदर आ गया ए और बी और V2 के अंदर आ गया सी और डी। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं इस ग्राफ को दो वर्टेक्स सेट्स के अंदर, सच दैट V1 में जो भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, V2 में जो भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, और V1 और V2 के अंदर जो वर्टिस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये एक बायपार्टाइट ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। देन है कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि हमने देखा बायपार्टाइट ग्राफ में V1 और V2 दो सेट्स होते हैं, तो अगर हर एलिमेंट, हर वर्टेक्स जो है V1 का कनेक्टेड है हर वर्टेक्स V2 के साथ में, तो वो कहलाएगा एक कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। इसको डिनोट कैसे करते हैं, kx, y, जहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन फर्स्ट सेट है और y जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेकंड सेट है। वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है, एजेस के अंदर अगर वेट लिखा हुआ है तो ये वेट अलग अलग चीज़ों को डिनोट करने का काम आता है। कभी ये हो सकता है कि ये कॉस्ट ऑफ, सपोज ये कोई
ट्रैवलिंग की कॉस्ट बता रहा है, कभी कॉस्ट बता रहा है, कभी डिस्टेंस बता रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एजेस के ऊपर कोई वेट असाइन किया हुआ है तो वो कहलाएगा वेटेड ग्राफ, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है। प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जो एक प्लेन मतलब एक पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर सकें इस तरह से कि कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो वो प्लेनर ग्राफ है। अगर एजेस क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो नॉन प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, ये दोनों एजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ए और डी से और सी और बी से जो जा रहा है, तो ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। लेकिन इसको हम प्लेनर ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे? सी को हम बी से ऐसे घुमाते हुए लेके चले जाएं, हाँ, तो ये प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। ये एक प्लेनर ग्राफ है, कोई एजेस क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो प्लेनर ग्राफ्स बन सकते हैं इस तरह से। टाइप्स ऑफ ग्राफ में यूलर और हैमिल्टोनियन ग्राफ, दो ग्राफ और बचे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और टर्म्स देखते हैं। पहला है वॉक। वॉक या अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, मतलब ऐसे ही ग्राफ के अंदर घूम रहे हैं। V1 वर्टेक्स लिया, फिर अल्टरनेटिव सीक्वेंस है ना, वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज, इस तरह से V1 से गए V2 पे एज E1 के थ्रू, V1 E1 V2 E2 V3 E3 V4, फिर वापस पीछे आने का मन हुआ तो E3 V3 E2 V2, फिर यहाँ नीचे आने का मन हुआ 6 E4 V6, इस तरह से, मतलब ग्राफ के अंदर बेसिकली घूमना, इस तरीके से वो कहलाती है वॉक। क्लोज्ड वॉक कब होगी? अगर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, जैसे कि V1 से V2 V1 E1 V2 E6 V7 E9 V1, वापस V1 पे आ गए इस तरह से घूमकर, तो ये जो वॉक हो गई वो क्लोज वॉक हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है तो वो हो गई ओपन वॉक। लेंथ ऑफ वॉक क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस दैट इट यूजेस, वो होगी लेंथ ऑफ वॉक। जैसे हमने V1 से सपोज हम V1 से V4 पे गए ये वाला पाथ लेते हुए, तो इसके अंदर E1 E2 और E3 तीन एज यूज हो गए, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3। क्लोज्ड वॉक हमने देखा था कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होते हैं, तो क्लोज वॉक के लिए हमेशा लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? n-1 के, और ओपन के लिए लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी n, और यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्टिसेस विजिटेड। जैसे V1 से लेके V4 पे गए तो 1 2 3, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 3 हो जाएगी। और नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे विजिट कितने किए हमने? 1 2 3, तो इस तरीके से लेंथ ऑफ वॉक होती है। फिर है ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? वॉक जिसके अंदर कोई भी एजेस रिपीट ना हो, मतलब हम घूम सकते हैं इस ग्राफ के अंदर लेकिन एजेस का रिपीटेशन नहीं करेंगे अगर, तो वो ट्रेल कहलाएगी। पाथ क्या होगा? कि वर्टिसेस का रिपीटेशन नहीं हो रहा अगर वॉक के अंदर, तो वो पाथ कहलाएगा। सर्किट क्या होगा? सर्किट के अंदर दोनों ही रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ना वर्टिसेस का ना एजेस का, एक्सेप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स का, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है साइकिल और सर्किट के अंदर सेम रहता है। टॉर के अंदर क्या होता है? टूर मतलब कि ग्राफ के अंदर ऐसे ही घूमना, लेकिन किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम अपन ग्राफ में घूम रहे हैं तो वो टूर कहलाएगा। जैसे कि हैमिल्टोनियन टूर, यूलर टूर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यूलर साइकिल प्रॉब्लम या यूलर ट्यूल प्रॉब्लम या ब्रिज ऑफ कोइंसबर्ग प्रॉब्लम, तीनों एक ही बात है। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। यूलर ट्रेल। यूलर ट्रेल क्या होती है? एक ऐसी ट्रेल जिसके अंदर हर एज को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट किया जाए, मतलब एजेस को रिपीट नहीं कर सकते और किसी एज को छोड़ भी नहीं सकते, हर एज को एक ही बार विजिट करना है। तो अगर हर एज को ग्राफ के एक ही बार विजिट किया जाए तो वो यूलर ट्रेल कहलाएगी। यूलर सर्किट, यूलर ट्रेल जो स्टार्ट और एंड हो सेम वर्टेक्स पे। यूलेरियन ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता हो वो कहलाता है यूलेरियन ग्राफ। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम क्या है कि कोई टाउन है कोइंसबर्ग का, उसके अंदर 2 आइलैंड है, मतलब यहाँ पे एक आइलैंड है और यहाँ पे एक आइलैंड है, और पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है कि कहीं से भी शुरू करो और कहीं पे भी ख़त्म करो, कि इस टाउन के अक्रॉस क्रॉस करो इस तरह से कि यहाँ पे जितने भी ये 7 ब्रिजेस हैं उनको एग्जैक्टली 1 टाइम ही क्रॉस करना है, और इस टाउन से इस वाले आइलैंड से इस वाले आइलैंड तक आ जाओ। ये 7 ब्रिजेस कहाँ हैं? ये जो एजेस हैं ये हैं ब्रिजेस,
1 2 3 4 5 6 7, ये जो एजेस हैं ये हैं ब्रिजेस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इस प्रॉब्लम को सबसे पहले यूलर ने सॉल्व किया था 17वीं सेंचुरी में, और उसने शो किया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे शो किया था उसने? यूलर थ्योरम से शुरू किया था। यूलर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी भी ग्राफ के अंदर अगर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट करती है तो पॉसिबल है इस तरह से क्रॉसिंग, अगर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करती तो पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा ग्राफ में यूलर ट्रेल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? तो एक ग्राफ के अंदर, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट करती है तभी अगर उसके अंदर या तो कोई भी ऑड वर्टेक्स ना हो या फिर एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही ऑड वर्टिसेस हों। और अगर कोई भी ऑड वर्टेक्स नहीं है तो किसी भी वर्टेक्स पे शुरू करो और किसी भी वर्टेक्स पे ख़त्म कर दो घूमना, यूलर ट्रेल एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अगर 2 ऑड वर्टिसेस हैं तो फर्स्ट किसी भी एक ऑड वर्टेक्स से घूमना शुरू करो और दूसरे ऑड वर्टेक्स पे घूमना ख़त्म करो, तभी यूलर ट्रेल एग्जिस्ट कर पाएगी। तो उसने बताया कि ग्राफ की ट्रेवर्सेबल है या नहीं है। एक फाइनाइट ग्राफ ट्रेवर्सेबल तभी अगर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट करती है, और यूलर ट्रेल कैसे पता चलेगा? इस कंडीशन से पता चलेगा। और फिर उसने बोला कि ये जो टाउन है उसको इस तरीके से क्रॉस किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस टाउन का ग्राफ बनाया जाए तो उसके अंदर मोर देन 2 ऑड वर्टिसेस हैं, तो इसलिए इसके अंदर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं और चारों की डिग्री ऑड है। देखो सी की डिग्री 3 है, ए की डिग्री 1 2 3 4 5 5 है, बी की 3 है 1 2 3, डी की 3 है, तो सभी ऑड वर्टिसेस हैं, तो ये यूलर ट्रेल इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो ये पोस्टमैन प्रॉब्लम, या इसको बोल सकते हैं चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम। चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम कुछ कुछ यूलर सर्किट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर मतलब पोस्टमैन का क्या का होता है कि इधर उधर जाके चिट्ठियाँ देना, तो उसके लिए इजी हो जाएगा ना अगर वो किसी भी पाथ को 2 बार कवर नहीं कर रहा, किसी भी एज को, या रोड्स को हम कहते हैं कि एजेस हैं, तो किसी भी रोड को 2 बार कवर नहीं करेगा, वो एक ही बार में उसको काम हो जाए घूमते फिरते, तो शॉर्टेस्ट तरीके से काम हो जाए, तो उसके लिए ईजी होगा। तो ऑब्वियसली इस तरीके का अगर पाथ एग्जिस्ट करता हो तो अगर यूलर ट्रेल, अगर उसके अंदर यूलर सर्किट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए इस तरीके का पाथ एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। तो अगर यूलर सर्किट है, यूलर ट्रेल प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हाँ ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ। लेकिन अगर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसको फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ ढूंढना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है वो कैसे पता चलेगा कि कम से कम इतना तो डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये सपोज ये एक दिया हुआ वेटेड ग्राफ होगा उसके अंदर, तो यहाँ से दिया हुआ है 1 से लेके 3 पे जाने का वेट है 3 से लेके 5 पे जाने का 1, तो जितने भी एजेस हैं उनका जितना भी वेट है उन सबको अगर सम कर लें तो वो टोटल वेट जितना आएगा, तो कम से कम इतना तो उसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ये है पोस्टमैन प्रॉब्लम या चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर अगर यूलर ट्रेल एग्जिस्ट करती है तो उसकी प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएगी, यूलर ट्रेल को फॉलो करेगा, उसको मिनिमम पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा और एग्जिस्ट भी कर जाएगा उस ऐसा पाथ जिसके अंदर उसको एक ही स्ट्रीट को 2 बार कवर ना करना पड़े। अब है हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है टर्म्स देखते हैं। हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर की हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट किया जा रहा है एक्सेप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स। साइकिल फॉर्म होनी जरूरी है ना, क्योंकि तो हर वर्टेक्स को एक ही बार विजिट किया जा रहा है और स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स एक्सेप्ट वो दोनों ही सेम है, तो वो हैमिल्टोनियन सर्किट कहलाएगा। और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट प्रेजेंट हो, वो कहलाता है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन नाम कहाँ से आया? ये आयरिश मैथमेटिशियन था 19वीं सेंचुरी का, सर विलियम रोवन हैमिल्टोनियन, उनके नेम पे बेस्ड है ये हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि ये पता करना कि कोई ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। पता कैसे चलेगा कि ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है? ये 2 थ्योरम्स दी हुए। डेरेक्स थ्योरम, अगर डेरेक्स थ्योरम या ओर्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है तो हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट कर रही है ग्राफ के अंदर। डेरेक्स थ्योरम क्या है कि कोई एक सिंपल ग्राफ है, उसके अंदर n वर्टिसेस हैं, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन मतलब मोर देन या तो 3 या 3 से ज़्यादा वर्टिसेस अवेलेबल हैं उसके अंदर, और अगर हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है n डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच वर्टेक्स वी, देन हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करी है। ओर्स थ्योरम क्या कहती है कि एक कोई सिंपल ग्राफ है n वर्टिसेस का,
जहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और कोई भी दो वर्टिसेस से सम है, कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस जो आप पड़ोसी वर्टिसेस दी, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस का जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हुआ अगर, तो हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है, मतलब वो हैमिल्टोनियन ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम पे बेस्ड है, जैसे कि पोस्टमैन, चाइनीज पोस्टमैन वाली यूलर पे बेस्ड थी। हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम के अंदर तो क्या है कि हमें पता करना है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सेल्समैन वही शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा सेल्समैन, तो कि सारी सिटीज़ को कवर कर ले और डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम कवर करना पड़े उसको। तो ये अगर इसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती हुई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है इसका, इस तरीके का कि मिनिमम पाथ, फिर उसको मिनिमम वेट हैमिल्टोनियन साइकिल निकालनी पड़ेगी तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हर वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार विजिट करे, मतलब हर सिटी को, वर्टेक्स जो है यहाँ पे सिटीज़ को डिनोट करेंगे और एजेस जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ हर इस तरीके की साइकिल एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके अंदर मुझे हर सिटी को सिर्फ एक ही बार विजिट करना पड़ेगा और मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कौन सा ऐसा साइकिल है। अगर हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसको ढूंढना पड़ेगा अलग सोल्यूशन। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज यहाँ पे ये 4 सिटीज़ है 1 2 3 4, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हाँ एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहलाती है। तो अब इसके लिए हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। सपोज हमने फर्स्ट सिटी से ट्रैवल करना शुरू किया, फर्स्ट सिटी से शुरू किया, सबसे मिनिमम अब देखते हैं इसके परम्यूटेशंस कितने हैं। यहाँ से 1 से हम या तो इस पे जा सकते हैं 2 4 और 3, लेकिन सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है 1 से 2 का है, तो हम 2 पे चले जाते हैं, 10 वाला डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 10 लिख दिया, 2 पे चले गए, 2 पे आ गए। अब 1 तो हमने कवर कर लिया तो 1 की ज़रूरत नहीं है। 4 और 3 में देखते हैं इधर में डिस्टेंस सबसे कम किसका है, 4 का डिस्टेंस कम है 25, तो 25 यहाँ लिख दिया और 4 पे चले गए। ठीक है, 4 पे आ गए। अब फर्स्ट और सेकेंड तो ट्रैवल कर चुके हैं, थर्ड ही बचा है तो थर्ड पे वापस चलते हैं। तो 4 से थर्ड पे आ गए, थर्ड का डिस्टेंस है 30, तो 30 डिस्टेंस लिख दिया 3। अब हमें वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो 3 से 1 पे वापस पहुंच गए, उसके लिए क्या है 15 आया डिस्टेंस, 15 और 1, तो वेट क्या आया 80। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करने के लिए सिटीज़। ये हो गई ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कवर। देन कुरातोवस्कीज़ थ्योरम, ये प्लेनैरिटी चेक करने के लिए है। प्लेनैरिटी का क्या था कि एक ग्राफ अगर एक प्लेन के अंदर ड्रॉ हो सकता है यानी विदाउट एजेस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो अगर हो सकता है ड्रॉ तो वो प्लेनर ग्राफ है, नहीं हो सकता है तो नॉन प्लेनर ग्राफ है। ये काजी मेरी कुरातोवस्की ने इस्टेब्लिश की थी ये थ्योरम 1930 के अंदर प्लेनैरिटी के लिए। ये क्या स्टेट करती है दैट अ ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ, अगर उसके अंदर कुरातोवस्की सब ग्राफ नहीं है। तो कोई भी ग्राफ है वो प्लेनर तभी होगा अगर उसमें कुरातोवस्की सब ग्राफ नहीं है। कुरातोवस्की सब ग्राफ क्या होता है, सपोज कोई ग्राफ है जी और एच है उसका सब ग्राफ, तो जो सब ग्राफ एच है अगर वो सब डिविजन है कंप्लीट ग्राफ K5 या कंप्लीट बारपार्टाइट ग्राफ K3,3 का, तो वो जो ग्राफ है एच वो तो वो कहलाएगा कुरातोवस्की सब ग्राफ ऑफ जी। अगर वो सब डिविजन नहीं है K5 और K3,3 का तो कुरातोवस्की सब ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो अगर एच इस तरीके का सब डिविजन है और कुरातोवस्की सब ग्राफ प्रेजेंट है तो प्लेनर नहीं है वो ग्राफ। अगर कुरातोवस्की सब ग्राफ प्रेजेंट नहीं है उस ग्राफ के अंदर तो वो ग्राफ प्लेनर है। समझ आ गया। हाँ, ये सब ग्राफ्स क्या होते हैं, सब ग्राफ मतलब कि सपोज कोई वर्टेक्स, ये 2 वर्टिसेस के बीच में हम एक और वर्टिस ऐड कर दें तो उस तरीके से जो ग्राफ ऑब्टेन किया जाता है बाय रिप्लेसिंग एजेस विद पाथ या इंसर्टिंग वर्टिसेस अलोंग दी एजेस, उस तरीके से कोई ग्राफ अगर ऑब्टेन किया जाता है वो उस ग्राफ को कहते हैं सब डिविजन ऑफ अ ग्राफ। जैसे कि इधर हम कर सकते हैं ना, इस ग्राफ के बीच में हमने एक और वर्टेक्स डाल दिया, फिर वो जो नया ग्राफ बन गया सब ग्राफ वो कहलाएगा सब ग्राफ, सब डिविजन ऑफ द ग्राफ, सॉरी। प्लेनैरिटी क्राइटेरिया, प्लेनैरिटी क्राइटेरिया के लिए सिंपल सी 2 थ्योरम्स हैं। कोई भी सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद V वर्टिस एंड E एजेस,
फॉलोइंग द प्लेनरिटी क्राइटेरिया, वो है कोई भी ग्राफ होगा वो प्लेनर होगा अगर ये दो थ्योरम्स होल्ड करेगा तो। इफ वर्टिसेस is greater than equals to 3 then edges is less than equals to 3v minus 6. If vertex is greater than equals to 3 and there are no cycles of length 3 then edge is less than equals to 2v minus 4. अगर ये दोनों थ्योरम होल्ड कर रहा है तो प्लेनरिटी क्राइटेरिया होल्ड करता है वो। ग्राफ कलरिंग मतलब ग्राफ के एलिमेंट्स को कलर असाइन करना। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वर्टिसेस, एजेस, ये जो होते हैं वो फेसेस, ये जो है वो ग्राफ के एलिमेंट्स होते हैं। सपोज वर्टिसेस को कलर असाइन करें तो वर्टेक्स कलरिंग कहलाएगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनका सेम कलर नहीं हो सकता। सपोज जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है तो ए से एडजेसेंट क्या है, बी और डी, तो बी और डी को वो कलर असाइन नहीं कर सकते जो ए को असाइन किया गया है। तो इस तरीके से जब हम कलर कर रहे हैं ग्राफ को वो कहलाएगा वर्टेक्स कलरिंग। क्रोमैटिक नंबर मतलब इस तरीके से जब हमने ग्राफ को कलर किया तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स जो रिक्वायर्ड है वो कहलाता है क्रोमैटिक नंबर उस ग्राफ का। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स इस तरह से कलर करने के लिए 3 रिक्वायर्ड थे, 1 2 3, तो इसका क्रोमैटिक नंबर हो गया 3। अब जो सेम कलर के जो वर्टिसेस हैं हम उनको एक सेम सेट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ए और सी दोनों का कलर ऑरेंज है तो इसको सेम सेट में रखा सकता है ए और सी, और ऑरेंज कलर क्लास कह सकते हैं इसे। तो वो कलर क्लास वही होती है कि सेम कलर के जो वर्टिसेस उनको एक सेट में रख दिया जाए तो उसको कलर क्लास कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कलर्स यूज़ किए हैं इस तरह से कलर करने के लिए। तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट सेट्स में इस तरीके से डिवाइडेशन हो सकता है, ऑरेंज, ग्रे और ब्लू। अगर किसी ग्राफ को हमने के कलर्स यूज़ करते हुए इस तरह से कलर किया तो के इंडिपेंडेंट सेट्स में डिवाइड किया जा सकेगा उसको। के इंडिपेंडेंट सेट्स को के पार्टाइट या के कलरेबल भी बोलते हैं। क्रोमैटिक पॉलिनोमियल मतलब ये काउंट करता है नंबर ऑफ वेज इन विच द ग्राफ कैन बी कलर्ड यूजिंग नो मोर देन अ गिवन नंबर ऑफ कलर्स। सपोज कि अवेलेबल कलर्स जो है अगर 1 है तो नंबर ऑफ वेज उसको कलर करने की कितनी होंगी, 0। अगर 2 है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कलरिंग द ग्राफ विल बी 0 ओनली। 3 होगी तो 12, 4 होगी तो 72। अभी आ कैसे रहा है, ये आ रहा है इस फॉर्मूले से। क्रोमैटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, कोई ग्राफ जी दिया हुआ है और टी वेज है उसको कलर करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे टी कलर्स अवेलेबल हैं तो उसके लिए क्या होगा, टी इंटू टी माइनस 1 इंटू 2 टी माइनस 2, ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जा सकता है क्रोमैटिक पॉलिनोमियल। वर्टेक्स कलरिंग का जैसे मेथड क्या एक्चुअली, सपोज हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये कलर्ड नहीं है, ए बी सी डी ये वर्टिसेस हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑर्डर में वर्टिसेस को अरेंज कर लेंगे। फिर हम जैसे हमने पहले सपोज ए वर्टेक्स चूज़ किया और ए को हमने ऑरेंज कलर से कर दिया, ठीक है, ए को हमने कर दिया कलर ऑरेंज कलर से। तो अब हमने जब ए को कलर कर दिया है तो हम इसके जो पास वाले बी और डी है उसको ऑरेंज कलर नहीं कर सकते क्योंकि एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं हो सकते। लेकिन जो उसके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो तो हो ही सकते हैं। तो ए से नॉन एडजेसेंट कौन सा है, सी, तो सी को कलर कर देते हैं येलो। देन हम आते हैं नेक्स्ट वर्टेक्स के ऊपर। दूसरा हम देखते हैं डी। डी वर्टेक्स लिया, डी को हमने सपोज कर दिया ब्लू कलर। तो इसकी जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उसको हम ब्लू कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे ही एडजेसेंट हैं, सबसे पास जा रहा है तो ब्लू कलर किसी पे नहीं हो सकता। अब बचा एक्चुअली बी वर्टेक्स ही है और बी यहाँ येलो कलर जो है वो भी एडजेसेंट है इससे, ब्लू भी एडजेसेंट है। तो हमें एक नया कलर उठाना पड़ेगा। तो हमने ग्रे कलर उठाया, ग्रे मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल, ये ले लेते हैं उससे। तो बी को हमने ग्रे कलर से कर दिया। तो ये 3 कलर से इस तरह से कलरिंग हो सकती है। मैं यही बोला हुआ है, सबसे पहले वर्टिसेस को किसी ऑर्डर में अरेंज करो, फिर फर्स्ट वर्टेक्स को एक कलर से कलर कर दिया, फिर कलर इट विद द फर्स्ट कलर, फिर नेक्स्ट वर्टेक्स को कलर करो विद द लोएस्ट नंबर कलर दैट हैज़ नॉट बीन कलर्ड ऑन एनी ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, और इस तरीके से कलर करते जो ग्राफ कलर हो जाएगा। एज कलरिंग वही सेम वर्टेक्स कलरिंग की तरह ही है इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर एजेस को कलर करते हैं सच दैट नो एडजेसेंट वर्टिस एजेस हैव द सेम कलर। अब देखते हैं हॉल्स मैरिज थ्योरम। हॉल्स मैरिज थ्योरम जो है ये बारपार्टाइट ग्राफ पे बेस्ड है, परफेक्ट मैचिंग इन बारपार्टाइट ग्राफ। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, आगे और समझ में आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि कोई एक बारपार्टाइट ग्राफ गिवन है जी, उसके अंदर 2 वर्टिसेस सेट हैं, एक एक्स और एक वाई, और एक्स और वाई जो है वो 2 डिसजॉइंट वर्टेक्स सेट हैं, और ई जो है एजेस हैं कनेक्टिंग वर्टिसेस इन एक्स टू वर्टिसेस इन वाई। तो इसके अंदर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है। परफेक्ट मैचिंग अभी बताती हूँ मैं क्या होता है। तो इस तरीके के ग्राफ के अंदर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है एक्स से वाई तक
if and only if subset of X, for every subset of S of X, the number of neighbors of S denoted by n of S is at least as large as the size of S. In other words, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले बारपाटाइट ग्राफ याद है क्या थे, वो बारपाटाइट ग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके जो वर्टेक्स हैं उसको हम उस तरीके के दो वर्टेक्स सेट्स में डिवाइड करें एक्स और वाई, सच दैट एक्स और वाई जो है वो आपस में दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, और एक्स के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और वाई के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो एजेस एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं वो वर्टिसेस ऑफ एक्स और वर्टिसेस ऑफ वाई को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का ग्राफ कहलाता था बारपाटाइट ग्राफ, हमने इसे देखा था। परफेक्ट मैचिंग क्या होती है, अब मैचिंग इन विच एवरी वर्टेक्स इन एक्स इज मैच्ड विथ एग्जैक्टली वन वर्टेक्स इन वाई, मतलब एक्स के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं वो एग्जैक्टली एक वर्टेक्स से कनेक्टेड हो वाई के अंदर, और वाइस वर्सा। और नेबर का यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि नेबर ऑफ एस, तो नेबर क्या होता है, कोई सबसेट है एस एक्स का, तो एन ऑफ एस जो होगा वो सेट ऑफ वर्टिसेस इन वाई हैं, जो वाई के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं एटलीस्ट वन वर्टेक्स से एस के अंदर, वो जो कनेक्टेड वर्टिसेस का सेट बनेगा वो कहलाएगा नेबर्स ऑफ एस। इसको अच्छे से और समझते हैं, रुको। हॉल्स मैरिज थ्योरम जो है उसको समझने के लिए बाइपर्टाइट परफेक्ट मैचिंग या द मैरिज प्रॉब्लम समझते हैं हम। एट वॉट कंडीशन अ सेट ऑफ बॉयज विल बी मैरिंग ऑफ अ सेट ऑफ गर्ल्स सच दैट ईच बॉय गेट्स अ गर्ल ही लाइक, ऐसी क्या कंडीशन पे हो सकती है ये, टू इंश्योर दैट ईच बॉय गेट्स अ गर्ल ही लाइक वी नीड टू अप्लाई हॉल्स मैरिज थ्योरम। हर लड़के को उसकी पसंद की एक लड़की मिल जाए, उसके ऐसा हो सकता है या नहीं, उसके लिए हम हॉल्स मैरिज थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ वेयर वन सेट रिप्रेजेंट बॉयज, उसको किस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ का सेट जो है उसको हमने अलग अलग कर दिया, एक सेट बना दिया बॉयज़ का, एक सेट बना दिया गर्ल्स का, ठीक है। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर वन सेट रिप्रेजेंट बॉयज एंड द अदर सेट रिप्रेजेंट गर्ल, ईच एज इन दिस ग्राफ इंडिकेट्स अ म्यूचुअल लाइकिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। अब ये बॉयज़ के सेट से गर्ल्स के सेट पे जो भी एजेस जा रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं लाइकिंग को। जैसे सपोज ये एक सेट है बॉयज़ का, ये एक सेट है गर्ल्स का, तो ये बॉयज़ के सेट से यहाँ पे जो भी ये एजेस जा रहे हैं ना वो डिफाइन कर रहे हैं कि ये बॉय जो है उस लड़की को लाइक करता है। Here's the condition that must meet for each boy to get a girl he like. कंडीशन क्या थी, वही हॉल्स मैरिज थ्योरम वाली कंडीशन लगेगी। ये जो कार्डिनलिटी होगी नेबर्स सेट की वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी सेट के सेल्फ, और एस जो होगा वो सबसेट होगा बॉयज़ का सेट का। फॉर ईच सबसेट एट्स ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स दे कलेक्टिवली लाइक मस्ट बी एट लीस्ट एज लार्ज एज द नंबर ऑफ बॉयज़ इन एस। जैसे कि कैसे, मतलब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई बॉयज़ का सेट दिया हुआ है, उसके अंदर B1 B2 B3 तीन वर्टिसेस हैं, और गर्ल्स के अंदर मतलब तीन बॉयज़ हैं, और गर्ल्स के अंदर G1 G2 G3 जो हैं वो तीन गर्ल्स हैं जो कि वर्टिसेस होते थे ग्राफ के अंदर, विद द फॉलोइंग लाइकिंग्स। और लाइकिंग किस तरह से कि B1 जो है वो G1 और G2 को लाइक करता है, तो इसके अंदर लाइकिंग किस तरह से हो रही है कि B1 जो है G1 और G2 दोनों को लाइक करता है, ठीक है। ये B1 जो है G1 और G2 को लाइक करता है, फिर B2 जो है वो G1 और G3 को लाइक करता है, B2 लाइक करता है G1 और G3 को, और B3 जो है वो लाइक करता है G2 और G3 को, B3 लाइक करता है G2 और G3 को। इस तरीके से इनकी लाइकिंग्स हैं। तो क्या पॉसिबल है कि ये जो बॉयज़ हैं हर लड़के को अपनी पसंद की एक लड़की मिल जाए और उससे शादी कर ले वो? तो उसके लिए हॉल्स थ्योरम हम अप्लाई करके देखेंगे। हॉल्स थ्योरम के लिए सबसेट्स देखने पड़ेंगे, बॉयज़ के ग्रुप के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो या तो B1 B2 B3 एक एक सेट भी बनाया जा सकता है, फिर B1 B2 B1 B3 B2 B3 ये सबसेट बनाए जा सकते हैं, और B1 B2 B3 ये एक सबसेट। तो जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे सबसेट्स हमने लिख लिए, और सबके लिए देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है हर सबसेट के लिए।
तो नेबरिंग सेट ऑफ एस, नेबरिंग सेट ऑफ एस मतलब वो सारे एलिमेंट्स वाई के जो इससे मैच हो पा रहे हैं। बी वन दिया हुआ है तो बी वन से कौन से एलिमेंट्स मैच हो पा रहे हैं, G1 और G2। G1 और G2 को लाइक करता है तो G1 और G2 दो एलिमेंट्स मैप हो पा रहे हैं, तो G1 और G2 का जो सेट है वो नेबरिंग सेट हो जाएगा उसका, उसके सबसेट का। ठीक है, तो नेबरिंग सेट G1 G2 का हो गया। तो इसके अंदर कितने, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई नेबरिंग सेट की, 2। और क्या ये कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है सबसेट के, सबसेट के अंदर कितना है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, 1, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए होगा। B2 के लिए देखा, B2 किस किसको लाइक करता है, G1 G3, वही G1 G3 दो हो गई, इसकी कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे सबसेट की एक ही कार्डिनैलिटी यहाँ हो रही है। सिमिलरली B3 के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं B1 B2 सबसेट के लिए, B1 B2 सबसेट है, उसके लिए हम देखेंगे तो B1 और B2, B1 किसको लाइक करता है, G1 और G2 को। ठीक है, G1 G2 लिख दिया हमने। और B2 किसको लाइक करता है, G1 और G3 को। तो G1 तो ऑलरेडी G3 भी लिखना है तो G3 लिख दिया। तो अब कार्डिनैलिटी कितनी हो गई नेबरिंग सेट की, 3, और सबसेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 2, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हाँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली B1 B3 के लिए देखा और B2 B3 के लिए देखा। ठीक है, उसके बाद में B1 B2 B3 इस वाले सबसेट के लिए देखा, तो B1 B2 B3 सारी गर्ल्स कवर हो जाएंगी, G1 G2 G3। ठीक है, सारी गर्ल्स कवर हो गई G1 G2 G3। तो इसमें देखा कि इसकी और इसकी दोनों की कार्डिनैलिटी 3 आ रही है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जी हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी, तो अब यहाँ सारे केसेस में जब हॉल्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हॉल्स थ्योरम प्रूव हो रही है कि एग्जिस्ट करती है, हॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि बार पर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट कर रही है। Since Hall's condition is satisfied for the subset of boys, a perfect matching exists where each boy can marry a girl he likes. One possible matching, इसमें अलग अलग तरीके की मैचिंग्स पॉसिबल हैं, लेकिन एक पॉसिबल मैचिंग क्या हो सकती है कि B1 G1 से कर ले, B2 कर ले G3 से, और B3 कर ले G2 से शादी। तो ये एक पॉसिबल मैचिंग है, और भी तरीके से हो सकती है। कंक्लूजन क्या है, हॉल्स मैरिज थ्योरम इंश्योर्स दैट इफ द कंडीशन holds for every subset S of boys, then it is possible to find a perfect matching when each boy marries a girl he likes. ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये एक टॉपिक रह गया था। ग्राफ टॉपिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट दोनों से ही किया जा सकता है। सपोज एक अनडाइग्रेटेड ग्राफ गिवन है हमें, तो इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं, ABCD 4 वर्टिसेस हैं, चारों को लिख दिया हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू करके देखते हैं। तो अब ए से जहाँ पे भी एज जाएगा उसके लिए हम 1 डिनोट करेंगे और बाकी के लिए 0। तो ए से ए पे तो कोई नहीं जा रहा, ए से बी पे जा रहा है एज, हाँ तो 1, ए से सी पे जा रहा है तो 1, ए से डी पे नहीं जा रहा 0। तो इस तरीके से एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी। वैसे यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगी, ABCD चारों वर्टिसेस लिख दिए हमने ABCD। अब ए से कहाँ कहाँ जा रहा है एज, बी और सी दोनों पे जा रहा है, तो बी और सी दोनों लिख दिए। बी से कहाँ जा रहा है, ए पे भी जा रहा है सी पे भी जा रहा है, तो ए और सी दोनों लिख दिया आगे। तो ये इस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट में डिनोट होता है। डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो डायरेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है, मतलब वही वर्टिसेस लिख दिए हमने सारे ABCD। अब ए से सी पे जा रहा है और बी पे जा रहा है, डायरेक्शन देख लो, ठीक है, तो 1 और 1 आ जाएगा। लेकिन क्या सी से ए पे जा रहा है, नहीं जा रहा, जबकि इस वाले केस में सी से ए पे जा रहा था, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे सी से ए पे नहीं जा रहा, डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ, इसलिए सी से सिर्फ जा रहा है डी पे, तो यहाँ पे सी से डी के लिए 1 लिखा जाएगा, बाकी सब पे 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे देख लो एडजेसेंसी लिस्ट में भी सी से डी पे जा रहा है ये, जबकि यहाँ पे सी से सब पे लगा रखा था हमने। तो ये इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसको लेक्चर को इस तरह से बनाया गया है कि आपको सारा एक ब्रीफ में सभी टॉपिक्स के बारे में मिल जाए, क्योंकि UGC नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सिलेबस ईजी है बट कोर्स बहुत सारा है, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो अगर हम एक ब्रीफ आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो आप एक बार एक वीडियो आधे घंटे का देख लिया, देन यू कैन जस्ट गो एंड क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उस टॉपिक पे बेसिस पे। तो इस तरह से मैंने आपको सारा डेटा प्रोवाइड किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप मुझसे मेल पे मांग सकते हैं, मेल ID और सब्जेक्ट लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मटेरियल लगा हो अच्छा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक।